देखो 9th चैप्टर है ना ग्रेविटेशन, इसमें सभी टर्म देखेंगे। जैसे इसमें क्या क्या सीखोगे, ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटी हो गई, सेंट्रीपेटल फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, बायोगेंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कौन सी चीज क्यों तैरती है। हाँ, इसमें देखोगे ना कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या अंतर होता है। जैसे अर्थ है, सन के चारों तरफ रोटेशन करता है, रिवॉल्व करता है। मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो बीच में उसके फोर्स पढ़ोगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या देखोगे, सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या देखोगे, सेंट्रीपेटल फोर्स। देखो अगर मान लो कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम रही है, क्या कर रही है, गोल घूम रही है, ऐसे हाथ में पकड़ के, रस्सी पकड़ के कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे गोल गोल घुमाओ। देखिए ऑब्जेक्ट में हमारे पास आलू है और ये रस्सी है, इसके थ्रू हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स को समझते हैं। जैसे अगर मैं इसको पार्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे, तो जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये जो आलू है, जो ऑब्जेक्ट है, ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे हाथ के तरफ से ये इसको खींच रहा है, जिसके वजह से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है। सेंटर में ये सर्कल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो अंदर से फोर्स खींचती है कि ये बाहर ना जाए, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज सर्कल में मूव कर रही है तो वो चाहती है कि बाहर निकल जाए। क्या चाहती है, बाहर निकल जाए, लेकिन बाहर निकल नहीं पाती है क्योंकि अंदर से एक फोर्स अट्रैक्ट करती है। उसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं अर्थ और मून का। अर्थ जो है मून को अपने तरफ खींचता है, उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। घुमाओगे तो ऐसे जब कोई भी चीज गोल गोल घूमती है तो ऑब्जेक्ट कोशिश करती है बाहर निकलने का। कहां, बाहर निकलने का, लेकिन बाहर निकल नहीं पाती है। ऐसे सोचती है कि सीधे निकल के भाग जाऊं, लेकिन ऑब्जेक्ट निकल पाता है, नहीं निकल पाता है, क्योंकि सेंटर से एक फोर्स लगता है जो उसको अपने तरफ क्या किया रहता है, खींचे रहता है। उसी फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलेंगे। आप जैसे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मान लो कि बीच में है आपका अर्थ और इसके चारों तरफ मून क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना। तो मून चाहता है ऐसा कि सीधे चला जाऊं। सोचो कंडीशन, ऐसे मून कर रहा है तो ऐसे सीधे जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, सीधे ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन बाहर निकल नहीं पाता है। वो उसके राउंड राउंड ऐसे घूमता है क्योंकि सेंटर से एक फोर्स आती है। उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसके वजह से ये इसके चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। यह इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बता रहा हूँ हल्का फुल्का। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे अब न्यूटन की थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की स्टोरी। एक स्टोरी है, जैसे मान लो कि न्यूटन था, एक पेड़ है यहाँ पे, ट्री मान लो, यहाँ पे सेब का पेड़ था और न्यूटन यहाँ पे सोया हुआ था। ऐसे मान लो ऐसे सोया हुआ है, ये सेब जो है गिर के उसके सर पे ऐसे गिरता है और न्यूटन उठ जाता है। नींद में था, वो उठ गया, देखा कि सेब जो है गिरा हुआ है, तो सोचने लगा कि सेब कैसे गिर गया। जैसे सेब टूटा है तो गिर के नीचे क्यों आया, सोचा वो ऊपर क्यों नहीं भाग गया। हाँ, उसको लेके फिर वो सेब को लेके ऊपर फेंकने लगा। जितनी बार वो सेब फेंकता था और सेब कहाँ आती थी, नीचे आती थी। वो बार बार सोचता था कि कोई भी चीज ऊपर फेंकने पे नीचे क्यों आ रही है, क्यों नहीं ऐसा ऊपर फेंक रहा हूं तो वो ऊपर ही चली जा रही है। हाँ, तो वो बाद में फाइंड आउट किया कि अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ है फोर्स जो किसी भी चीज को कहाँ खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है। उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। फिर अब देखो न्यूटन ने तो 3 नियम दिए थे। पहला आप लोग इनर्शिया का नियम जानते हो, सेकंड आप फोर्स वाला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और तीसरा आपका था न्यूटन का थर्ड लॉ वो दिया था कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। क्या होता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अब यहां पे देखो, जब उसने देखा ये कि अर्थ के अंदर नीचे कोई ना कोई फोर्स है जो सेब को कहां खींची है, नीचे खींची, कहां खींची है, नीचे। और न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से जब एक तरफ से फोर्स लग रहा है तो दूसरी तरफ से भी फोर्स लगता है कि नहीं। तो इसका मतलब जब जमीन के नीचे से फोर्स लग रहा है तो ऊपर से ये भी तो अपने मतलब जमीन को खींचता होगा। जब अर्थ इस सेब को खींच रहा है अपने तरफ, तो सेब भी अर्थ को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा।
लेकिन सेव के द्वारा जो लगाया जाएगा फोर्स वो बहुत कम रहता है, और अर्थ के द्वारा लगाया वाला फोर्स क्या होता है, ज्यादा। ये बहुत कम फोर्स के द्वारा अर्थ को खींचता है, और इसके द्वारा अर्थ के द्वारा लगाया हुआ क्या रहता है, बहुत ज्यादा। इसी के वजह से सेव जो कहाँ गिरता है, नीचे गिर जाता है। कहने का मतलब ये था कि यहां से आपका आया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलता है दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, दो चीजें हैं, कोई दो बड़ी ऑब्जेक्ट है चाहे छोटी, जैसे मान लो कि आपका सन है, अर्थ है, मून है, या दो पर्सन भी हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दो ऑब्जेक्ट है आपस में अपने एक तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो बड़ी चीज है वो छोटी चीज को भी खींचती है, और छोटी चीज भी किसको खींचती है, बड़ी चीज की। ये पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई होता है, इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें देखो, अब न्यूटन ने ये बताया कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे। देखो, अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, m1 है, क्या है, m1 है। दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, m2 है, क्या है, m2 है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, r। क्या बोलेंगे, r। तो एक मास m1, ये मास m2, और बीच में डिस्टेंस क्या है, r। ये इसको खींचेगी, मान लो कि फोर्स, एक इधर फोर्स लगाएगी, ये इधर भी इसको क्या करेगी, खींचेगी। यहाँ पे फोर्स F1 F2 ऐसा लग रहा है, मान लो ये इसको उसको खींचेगी और ये इसको खींचेगा ना। तो देखो, न्यूटन के हिसाब से जो फोर्स लगता है, दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे ना, बोला जाता है कि फोर्स जो लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के। क्या होता है, दोनों का मास m1 और m2 के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, दोनों के मास के मल्टीप्लाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट का। और वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब नीचे लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, ये डायरेक्टली मतलब ऊपर हो गया न्यूमरेटर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, r, इसके स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। पहले दूसरे इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसको कंबाइन करोगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर m1 m2 अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर होगा। तो f, अब देखो ऐसे सॉल्व किए थे ना जब हम लोग पढ़े थे वो चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ किए थे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं हम तो इक्वल टू से हटाते कि नहीं, जब इक्वल टू हटाते तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या होता है, g। क्या होता है, g। और m1 m2 अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। यही जो g है इसी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो इसकी यूनिट निकालो, अब इसको उधर भेजो, g इज इक्वल टू, ये f है ना, ये रेडियस जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेडियस कर रहा हूं, डिस्टेंस r स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। अब देखिए यहाँ पे g की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अपान ये क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर। मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ऊपर लेके जाओगे तो kg -2 हो जाएगा। माइनस ले जाते हो तो नीचे से ऊपर चला जाता है, या फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू होती है, इसकी यूनिट होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, नोट कीजिए। और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है g की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। आपको ये याद करना पड़ेगा वैल्यू, न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो g की वैल्यू बार बार पुट करना पड़ता है। तो 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। नेक्स्ट हेडिंग है व्हाई डू वी स्टडी द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, आप क्यों पढ़ रहे हो, तो बहुत सारी चीज है।
जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम जानते हैं इससे। आप जानते हो कि मून जो है आपका अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना। इसके बारे में हम जानते हैं, इसी की वजह से जो भी प्लेनेट होते हैं वो किसके तरफ रिवॉल्व करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, सन की तरफ। किसके तरफ? सन की तरफ। इसके बारे में हम जानते हैं टाइड के बारे में हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जैसे देखो टाइड कैसे जनरेट होता है, टाइड जानते हो ना, समुद्र की लहर जो उठती है वो कैसे उठती है, उसका फिनोमेना देखो। जैसे मान लो हम जानते हैं कि अर्थ पे पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है, लगभग 2/3 से ज्यादा पानी है ना। आप मैप में देख सकते हो हर जगह नीला ही नीला दिखता है ना। पृथ्वी कैसी दिखती है, नीली नीली दिखती है। तो जब आप देखोगे, देखो अगर मान लो कि मून यहां पे है और पृथ्वी यहां पे है, तो पढ़े हो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स में कि मून भी क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींचता है, अर्थ को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। और अर्थ भी किसको खींचता है, मून को। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी ज्यादा होती है, अर्थ की। इसकी फोर्स ज्यादा है तो मून उसके तरफ क्या करता है, चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इतना भी ज्यादा नहीं होता है कि अपने तरफ खींच ले मून को, लेकिन इतना ज्यादा होता है कि इसको बाहर निकलने नहीं देता है। ये सर्कल में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि मून को बाहर नहीं निकलना देता है ऐसे सीधे, और वो सर्कल में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में अभी पढ़े थे तुम कि मून भी इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। लेकिन मून के द्वारा फोर्स लगाई हुई क्या होता है, कम होता है। लेकिन कुछ ना कुछ हरकत करेगा ना। अब हरकत करता है पानी के साथ, अर्थ पे पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। अब खींचता है, फोर्स लगाता है, तो पानी की लहरें उठती हैं ऐसे ऊपर की तरफ। अब जैसे मान लो कि ये समुद्र है, पानी की लहर ऊपर उठेगी मून पे जाने के लिए, क्योंकि मून की तरफ से फोर्स लग रहा है। लेकिन इतनी तो फोर्स नहीं है ना कि अर्थ से उठ के मून पे चले जाए, इतनी फोर्स नहीं है। तो उठती है जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाता है। तो जब इतना उठता है जाने के लिए, मान लो इतना उठी और जा नहीं पाएगा, तो ऊपर तो लहर हो गई, फिर आपका नीचे फिर जा नहीं पाएगा, तो फिर लहर कहां आती है, नीचे। कहां आती है, नीचे। और जब यही नीचे आएगी तो डिस्टरबेंस पैदा करती है, और आप देखते हो समुद्र में बहुत तेज तेज क्या होती है, लहर बनती है। तो टाइड आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके वजह से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से होता है। तो ये सब चीजें, प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, टाइड जो बनना है ग्रेविटेशनल फोर्स, मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये इसमें आपका होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होता है। चलो लिखो इसको अभी नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वही है कि अर्थ जो है अपनी तरफ खींचता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। कोई भी चीज हम ऊपर फेंकेंगे तो कहां आएगा, नीचे आएगा ना। तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हम उसको किससे डिनोट करते हैं, ग्रेविटी से। और हम इसको स्मॉल जी डिनोट करते हैं, हम इसको किससे, स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं ग्रेविटी को। और जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। किससे, कैपिटल से। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। किससे, कैपिटल जी से। और अर्थ की स्पेशली, हम लोग अर्थ पे रहते हैं ना, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से कि फोर्स जो होता है वो एक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है जी, और कैपिटल एम स्मॉल एम अपान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है ना। ये बड़े ऑब्जेक्ट की मास है, ये छोटे ऑब्जेक्ट की मास है, और नीचे क्या होता है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। ये अभी पहले पढ़े हो ना इक्वेशन में। अब देखो एक हम लोग, अब देखो ये तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हो गया, और एक आप पढ़े हो न्यूटन में, न्यूटन का सेकंड लॉ में पढ़े हो फोर्स वाला। फोर्स वाला हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। यही एक्सीलरेशन आपका जब ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है तो एक्सीलरेशन आपका ग्रेविटी में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है, ग्रेविटी। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mg। अब इसको कोरिलेट करो, फोर्स इक्वल टू mg हो रहा है और फोर्स इक्वल टू ये, तो फोर्स की जगह पे हम mg लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, gmm अपान r स्क्वायर। ये m से m क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या हो जाएगा, कैंसल।
और स्मॉल जी ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल जी m अपान आर स्क्वायर। मतलब हम अर्थ की ग्रेविटी कैसे नापेंगे, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उसकी मास होगी और डिस्टेंस वहां से अर्थ से डिस्टेंस कितना है, इसी फार्मूले से हम लोग इसको मेजर करेंगे। तो स्मॉल जी की वैल्यू हम इसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और मास ऑफ अर्थ क्या होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी माना जाता है इसमें। फिर इनके बीच का डिस्टेंस क्या माना जाता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 होगा मीटर किलोमीटर। तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोक्स में आ जाता है 9.8, क्या हो जाता है 9.8 और इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको पुट करने पे यही आपका आता है और इसी को हम वैल्यू उसमें पुट करते हैं जी की वैल्यू। यहाँ पे ये क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये अर्थ का मास है और ये अर्थ का रेडियस है, क्या है रेडियस। जब इसको, क्योंकि अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस तो कैलकुलेटेड है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जब इसमें ये पुट करोगे तो आपका ये नियरली आंसर आ जाता है। एक टर्म होता है इसमें फ्री फॉल, क्या होता है फ्री फॉल। कोई भी चीज अगर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे आ रही है और वहां पे एयर ना हो, वहां पे वैक्यूम हो, क्या हो वैक्यूम, कोई भी एयर ना हो उसे हम क्या बोलते हैं वैक्यूम, ऐसी जगह क्या बोलते हैं वैक्यूम। अगर ऊपर से नीचे कोई भी चीज गिर रही है और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से और वहां पे वैक्यूम हो, उसे हम क्या बोलते हैं फ्री फॉल, क्या बोलते हैं फ्री फॉल। इस केस में आप लोग सुने होगा ना, 1 किलो का अगर लोहे का बॉल है और 1 किलो रुई है तो कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा। तो ऐसे तो नॉर्मली गिराओगे तो हवा है बीच में, तो आपका लोहे का बॉल कहां गिरता है, पहले गिरता है, रुई बाद में गिरता है, क्योंकि रुई का सरफेस एरिया ज्यादा होगा और नीचे से हवा क्या करेगी, उसको एक्सर्ट करेगी प्रेशर, जिसके वजह से वो क्या होगा धीरे धीरे आएगा। लेकिन आपका फ्री फॉल के केस में जब यहाँ पे एयर नहीं है, वैक्यूम में रखा जाता है जहां पे एयर ना हो, और वहां पे जब एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा एक बॉल को और रुई को एक साथ गिराया जाएगा तो दोनों एक ही साथ क्या करेंगी, जमीन को हिट करेंगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं फ्री फॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल में आपका एयर नहीं होता है और चीजें जो है ग्रेविटी की वजह से एक ही टाइम पे नीचे आती हैं। तो ऑब्जेक्ट है, एक डस्टर है और एक पेज का पीडीएफ है। अगर मैं दोनों को एक साथ गिरा रहा हूं तो देखना, गिराने के केस में आप देखें कि डस्टर कहां गिरा है, पहले गिरा है, और आपका पेज का पीडीएफ कब गिरा है, लेट में गिरा है, बाद में गिरा है। लेकिन ये केस नहीं होता है किसमें, फ्री फॉल में। ऐसी जगह जहां पे एयर ना हो उसे हम वैक्यूम बोलेंगे। अगर हम लोग वैक्यूम में इसी चीज को गिराएंगे तो दोनों एक साथ क्या होंगे, गिरेंगे नीचे, क्योंकि वहां पे एयर नहीं है, वहां पे वैक्यूम है, कोई भी चीज रोकने वाली वहां पे नहीं है। इसी को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। कोई भी चीज ग्रेविटी के अंदर नीचे गिरती है और वहां पे एयर नहीं होती, वहां पे वैक्यूम होता है और वो एक ही टाइम पे नीचे गिरते हैं, इसे हम फ्री फॉल बोलते हैं। देखो अब यहां पे जो आप न्यूटन के 3 नियम पढ़े हो ना, सभी की वैल्यू चेंज होगी। जैसे हम लोग पढ़े हैं v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स में a जो है एक्सीलरेशन आपका किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी किसमें, g में। तो v इजकल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 2gs हो जाएगा। आप इसको नोट करो, एक्सीलरेशन ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा। v इजकल टू यू प्लस ए टी, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब जी टी स्क्वायर, यहां पे ग्रेविटेशन आएगा ना, जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2gs। अब देखिए कंडीशन आएगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मान लो क्या है, 0 है, क्या है
0, मतलब u की वैल्यू क्या हो गई 0। कोई भी चीज अगर मूव कर रही है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, अब वहां पे क्या क्या कंडीशन आएगा, यहां पे देखो v इजकल टू u प्लस जी टी होता है ना, तो u क्या हो जाएगा आपका 0, तो v इजकल टू क्या हो जाएगा gt, क्या हो जाएगा gt। यहां पे देखो s इजकल टू क्या होगा, u की वैल्यू क्या है 0, क्या है 0, जब 0 में इसे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आपका क्या हो जाएगा s इजकल टू हाफ gt स्क्वायर आया। फिर अगर इनिशियल वेलोसिटी u इजकल टू क्या है 0, तो v स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 2gs हो जाएगा आया। एक ये कंडीशन हो गई। अगर मान लो कि कुछ सम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कुछ सम वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है मूव कर रही है, तो सेम हो जाएगा v इजकल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि कुछ ना कुछ है, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2gs, ये होगा। दो कंडीशन हो गए। तीसरी कंडीशन, जैसे मान लो कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो वहां तो ग्रेविटी आ रही है, हम एक भी ये भी तो चीज कर सकते हैं कि नीचे से ऊपर क्या कर रहे हैं फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर भी तो फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटी किस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव जाएगी कि नहीं। अगर हम अगेंस्ट जा रहे हैं ग्रेविटी के ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर जा रही है, तो ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्रेविटी माइनस में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अब देखो इस कंडीशन में v इजिकल टू क्या हो जाएगा u माइनस जी टी हो जाएगा, ये जो प्लस वाली g है ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। यहां देखो s इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा आया, और यहां पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू माइनस 2gs हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन है ग्रेविटेशन के, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपके मोशन ऑफ इक्वेशन से। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मास और वेट में अंतर देखो। जैसे मास और वेट क्या होता है, मास जो होता है, जैसे मैं हूं, मेरा मास क्या होगा, जो मेरी एग्जैक्ट क्वांटिटी है, जो मेरी क्षमता है वो क्या हो जाएगी मास हो जाएगी। मेरा जो एग्जैक्ट मेरी मैटर की जो मेरी बॉडी है उसके मैटर की एग्जैक्ट क्वांटिटी को क्या बोलेंगे मास बोलेंगे। वही जब मास में मैं अर्थ पे हूं ना, तो नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं लगा हुआ है, जब मास में ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ग्रेविटी आ जाती है उसे क्या बोलेंगे वेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे वेट में जो मेरा एक्चुअली जो मान लो जितना डेंसिटी है, जितना मेरा वजन होना चाहिए, वो आपका एक्चुअल डाटा क्या होता है मास, क्या होता है मास। लेकिन जमीन के नीचे से एक फोर्स लग रहा है ना जो मुझे खींच रहा है, तो उसका भी तो ऐड हो रहा है। जब उसी मास में जब ग्रेविटी ऐड हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे वेट, क्या बोलेंगे वेट। अब देखो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, नॉर्मल सी चीज है। वेट में क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है, ये नीचे से फोर्स दिखा रही है ना डायरेक्शन, कि नीचे से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ की, तो ये क्या हो जाएगी वेट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है मास और वेट को समझने के लिए। जैसे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरा वेट मान लो कि है 60 kg, कितना है 60 kg। अगर यही मैं चला जाऊं मार्स पे तो मेरा वेट ऐसा सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा, क्योंकि रूल मतलब निकाल के एस्टिमेट किया गया है कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वहां पे ग्रेविटी नहीं है। तो अर्थ के मास का 1/6 हो जाता है, अर्थ के वेट का क्या हो जाता है 1/6। तो मेरा अगर 60 kg है तो 1/6 मतलब मेरा एक्चुअल कितना हो जाएगा 10 kg मास हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 kg। मैं यही हूं, यहां पे 60 किलो का हूं और वहां पे जाके कितना किलो का हो जाऊंगा 10 किलो का। कितने किलो का 10 किलो का। अब वहां अपना वेट बोलो चाहे मास बोलो, वहां पे कितना हो जाएगा आपका 10 किलो, क्योंकि वहां पे आपकी मून पे ग्रेविटी नहीं है, वहां पे एक्चुअल मास है। और यहाँ पे जो मेरा वेट दिख रहा है इसमें क्या है ग्रेविटी है। क्या है ग्रेविटी है। मास में क्या ऐड है ग्रेविटी है, लेकिन वहां पे आपका नहीं है। तो 1/6 हो जाता है वेट का किस पे मून पे। तो मून पे जाऊंगा तो मैं कितना मास हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। तो डाटा ये बताता है कि मून पे जो मास होता है अर्थ का 1/6 होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थ्रस्ट और प्रेशर। जैसे हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसे हम क्या बोलेंगे थ्रस्ट। क्या बोलेंगे थ्रस्ट। थ्रस्ट जो होता है जो हम फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी चीज पे, उसे हम क्या बोलेंगे थ्रस्ट। क्या बोलेंगे थ्रस्ट।
थ्रस्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसे क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। थ्रस्ट आपका फोर्स के बराबर होता है, जो फोर्स लगाते हैं वही क्या होता है? थ्रस्ट, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं। प्रेशर क्या हो जाता है? अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं किसी एरिया पे, किसी पार्टिकुलर एरिया पे, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेशर। और मैं बोला ना कि थ्रस्ट और प्रेशर इक्वल होता है, मतलब वही थ्रस्ट हम किसी पार्टिकुलर एरिया पे लगाएंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रेशर। क्या हो जाएगा? प्रेशर। थ्रस्ट आपका क्या होता है? फोर्स। क्या होता है? फोर्स। जो हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं वो क्या होता है? थ्रस्ट। लेकिन वही फोर्स जब हम किसी एरिया पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर। क्या हो जाएगा? प्रेशर। ये फोर्स और थ्रस्ट आपस में इक्वल होते हैं, और थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया आपका क्या होता है? प्रेशर। नहीं है? परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री का डायरेक्शन होता है ना। परपेंडिकुलर जानते हो? जैसे ऐसे इसको ऐसे दबा रहा हूं तो ये 90 डिग्री का डायरेक्शन हुआ कि नहीं? हाँ। और ऐसे कैसे भी ऐसे मार रहा हूं तो ये 90 डिग्री, ऐसे धक्का दे रहा हूं तो 90 डिग्री डायरेक्शन थोड़ा ना है। परपेंडिकुलर का मतलब कि एकदम 90 डिग्री ऐसे सीधा धकेलना। थ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है और प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। किसी पार्टिकुलर एरिया पे अगर थ्रस्ट लगाएंगे तो वो आपका प्रेशर हो जाएगा। जैसे देखो अब यहां पे कंसेप्ट होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है ना। अब देखो प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नीचे वाला क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एरिया कम रहेगा तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा, और एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या लगेगा? कम। यहाँ पे दो एग्जांपल आता है। मान लो कि राजस्थान है, राजस्थान में दो है, एक ऊंट है, बैल है, बैल करें, आपका कैमल है। कैमल ऐसे चल रहा है और इसका पैर क्या है? चौड़ा है, तो एरिया इसका ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो आसानी से क्या कर रहा है? एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? कम। तो प्रेशर कम लगेगा और ये आसानी से क्या हो जाता है? बालू पे चल जाता है। और आजकल की मान लो कोई लड़की जा रही है वहां पे, वो पहनी हुई है पूरा हिल वाला सैंडल, ऐसे बड़ा सा, ऐसे ऐसा है ना, हील वाला सैंडल है, अब बालू में है, तो अब बताओ एरिया, इसका एरिया कम हुआ ना। जब नीचे का एरिया कम हुआ तो वो सैंडल कहां जाएगा? जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा। क्या लगेगा? ज्यादा। और वो अंदर क्या हो जाएगा? धंस जाएगा और उसको चलने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? तो ये कंसेप्ट होता है, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, और एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोगेंसी फोर्स। अगर कोई लिक्विड है, पानी है, इसमें कोई हम ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं तो नीचे से एक फोर्स लगती है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नीचे से एक फोर्स लगेगी, जो ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं उसको कहां ढकेलेगी? ऊपर ढकेलेगी। जो नीचे से फोर्स लगती है उसी को फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायोगेंसी फोर्स। इस फोर्स का एक और नाम है, उसको हम अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। इसकी एक्टिविटी तो देखे ही हो। हमारे पास ऑब्जेक्ट में ये आलू है और इसको मैं रबड़ वाले थ्रेड से बांधा हुआ हूँ, और ग्लास है और पानी है। इसके थ्रू हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स और बायोगेंसी फोर्स को हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जैसे इस ग्लास में अगर मैं इसको डाल रहा हूँ ना तो कहीं फंस नहीं रहा है, आराम से ऊपर नीचे चला जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। अब देखो इस यहाँ से मैं पकड़ूंगा और यहाँ पे मार्क किया हूँ, तो इसको जब मैं इसमें डालूंगा तो आप देख रहे हैं इसकी पोजीशन कहाँ है? यहाँ पे है, इसकी पोजीशन यहाँ पे है। हाँ, मतलब बिना कुछ डाले हुए इसकी पोजीशन यहाँ पे है। अब इसमें हम पानी डाल के देखेंगे। पानी डालिए, देखिए अब मैं इसको डालूंगा इसमें, देखो वही पोजीशन है। पहले कहां था? यहां पे था, लेकिन अब जो है यहां पे आ जा रहा है। इसका मतलब नीचे से कोई फोर्स लग रहा है, नीचे से फोर्स लग रहा है जो इस ऑब्जेक्ट को, जो इस आलू को कहां ढकेल रहा है? ऊपर की तरफ ढकेल रहा है। इसी फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स या बायोगेंसी फोर्स बोलते हैं। इसमें एक और है फ्लोटेशन का कंसेप्ट, इसका भी एक्टिविटी आप लोग किए हो। फ्लोटेशन क्या है कि कोई भी डेंसिटी पे होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी चीज की डेंसिटी अगर पानी से कम है तो क्या करती है? तैरती है। और किसी भी चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो तो क्या हो जाती है? डूब जाती है। देखिए हम देखेंगे क्या रूल होता है कि कोई भी चीज कैसे पानी में डूब जाती है और कैसे वो तैरती है। उसके लिए मैं गिलास में पानी लिया हूं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आलू लिया हूं, और ये पेज है नॉर्मल थर्माकोल का ही है। हम पहले एक चीज पहले समझेंगे, हम डेंसिटी को। यहाँ एक चीज जानते हैं हम, डेंसिटी, सब कुछ डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम।
हर एक चीज तैरेगी कि डूबेगी वो किस पे डिपेंड होता है? डेंसिटी पे। अब हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं बताया ना डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। कोई भी चीज तैरेगी या डूबेगी वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर पानी से डेंसिटी कम है उस चीज की तो वो चीज ऊपर तैरेगी, और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगी। जैसे मान लो थर्माकोल का ये पेज लिया हूं मैं, ऐसे में ऊपर रखा तो ये ऊपर तैर रहा है ना पानी में। जब ऊपर तैर रहा है इसका मतलब इसकी डेंसिटी पानी से कम है। क्या है? पानी से कम है। वही अगर इस आलू को मैं इसमें डाल रहा हूं तो आलू क्या हो जा रहा है? डूब जा रहा है। तो आलू की डेंसिटी पानी से क्या है? ज्यादा। किसी भी चीज की डेंसिटी अगर पानी से ज्यादा होगा तो वो डूब जाएगा। जैसे आलू डूब गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल नेक्स्ट है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कि पानी है, इसमें कोई भी चीज डाल रहे हो, यहां से अगर होल कर दिया जहां पानी भरा हुआ है, तो कोई भी चीज ऑब्जेक्ट डाल रहे हो तो पानी जितना बाहर निकल रहा है, हाँ, तो डालोगे तो नीचे से एक फोर्स लगेगा ना, अपथ्रस्ट फोर्स या बायोवेंसी फोर्स। नीचे से जो फोर्स लगेगा और इधर से पानी जो निकल रहा है पानी, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम, और इधर से जो फोर्स लग रहा है, वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। ये क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसी के बेसिस पे हम लोग बड़ी बड़ी सबमरीन बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, कि उसका शेप ऐसा हो, उसका वॉल्यूम ऐसा हो कि पानी को क्या करे? ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेस करे, और उसके वजह से आपकी ये शिप क्या होती है? ऊपर तैरती रहती है। नीचे का शेप ऐसा बनाया जाता है ना कि ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या करे? डिस्प्लेस करे। क्या करे? डिस्प्लेस करे। और यही कंसेप्ट है, अगर ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर देगा तो तैरेगा, अगर कम करेगा तो डूब जाएगा। शिप हो गया, सबमरीन हो गया, ये ज्यादा पानी डिस्प्लेस करती हैं, इसलिए ऊपर क्या करती हैं? तैरती हैं। देखो आपका लास्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम आपके क्या होती है? डेंसिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? किसी भी चीज का डेंसिटी हम किससे कंपेयर करेंगे? वाटर से। किसी भी चीज के डेंसिटी को हम पानी के डेंसिटी से कंपेयर करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। अब यहां पूछ सकते हो आप कि वाटर ही क्यों ले रहे हैं? वाटर से ही कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कहीं भी, अब देखते हो ना, पृथ्वी पे 2/3 से ज्यादा क्या है? पानी है। पानी कहीं भी इजीली अवेलेबल है कि नहीं? तो उसकी डाटा से हम किसी भी चीज को क्या करते हैं? डेंसिटी से क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं। ये चैप्टर फिनिश हो गया ना? ये चैप्टर के सभी टर्म हो गए इसमें। अब देखेंगे जो आप लोग बोलेगे उसको बताएंगे। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब बताओ कौन सा टर्म नहीं समझ में आ रहा है? फिनिश चैप्टर, आपके चैप्टर के सभी टर्म फिनिश। ये रेशियो होता है, पानी के डेंसिटी से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ, और कहीं पानी होता है क्या अर्थ के अलावा?